हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। दिस इज़ सौम्य प्रकाश। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड का पार्ट 2 वीडियो। जो हमारा जो भी कंडीशन बची हुई थी वो सारी चीज़ों को देखेंगे। पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। वैसे 1 से लेकर 13 तक पूरा चैप्टर अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस में पढ़ा चुकी हूँ। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो देखिएगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। चोकिंग क्या, बर्निंग में हमें क्या करना है, सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा चीज़। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है अनकॉन्शियसनेस। हम लोगों ने अपना बेसिक जो सीपीआर है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग देख लेते हैं अनकॉन्शियसनेस। जो लोग नहीं देखे हैं पार्ट 1, प्लीज़ आप देख लीजिए। वहाँ पे ही आपको अगर क्या क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है सारा चीज़ मैं बता चुकी हूँ। तभी आप ये स्टार्ट कीजिएगा। नर्सिंग फाउंडेशन में फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नॉलेज देता है कि इमरजेंसी कंडीशन में हमें कैसे रिस्पॉन्स देना है। आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आप तो किसी का जान बचाने में हेल्प कीजिएगा, तो आपको पहले जान बचाने के लिए सही नॉलेज होना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। आज का भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को बर्न हो गया, किसी को कहीं पे इंजरी हो गया तो क्या गलतियों को अवॉइड करना है, पता सबको होती है लेकिन बहुत सारी गलतियों की वजह से और कंडीशन ख़राब हो जाती है। वही गलतियों से हमें बचना है और हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए वो भी लिखना है पढ़ के। बस इतना ही हमारा गोल है। तो अनकॉन्शियसनेस क्या है, सभी को पता होगा कि टाइम, पर्सन, पैलेस, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है हमारी चीज़ें, सराउंडिंग के चीज़ों से वो अवेयर ना रहे, उनको अनकॉन्शियस बोलते हैं। अनकॉन्शियस रेफर टू एन अनयूजुअल कंडीशन ऑफ पेशेंट माइंड इन विच ही सी नॉट एबल टू अवेयर रिस्पॉन्ड सराउंडिंग। उनके आसपास क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं होगा, ऐसी कंडीशन है। कॉजेज क्या है, अनकॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है। इसका निमोनिक आपको ध्यान रखना है। फिश सेप्ट से आप याद रख सकते हैं। इन कंडीशन में अनकॉन्शियसनेस होती है। एफ से आता है फैंटिंग, अगर कोई चक्कर खा के गिरा तो वो अनकॉन्शियस हो सकता है। आई से आता है इम्बैलेंस इट, बहुत ज़्यादा गर्मी। आप कई बार देखोगे प्रेयर में जो बच्चे गिर जाते हैं तो वो अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। शॉक की कंडीशन, एस से आता है हमारा शॉक। शॉक में भी ये चीज़ें होती है। शॉक क्या है हम लोग आगे देखेंगे। एच से आता है हेड इंजरी, अगर हेड इंजरी हो जाए तो भी अनकॉन्शियस हो जाता है पर्सन। एस से है स्ट्रोक, अगर हमारा ब्रेन का कोई जो ब्लड वेसल से रप्चर हो जाए, स्ट्रोक की कंडीशन हो जाए तो भी इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है। एज से आता है हमारा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में आप देखे होंगे एकदम से पर्सन गिर जाता है। एज से आता है एस्फाइक्सिया, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा एस्फाइक्सिया क्या है। जो टिश्यू में ब्लड नहीं, टिश्यू को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। पॉइजनिंग, पी से आता है पॉइजनिंग में भी अनकॉन्शियस हो जाता है। आज ही पॉइजनिंग हम लोग देखेंगे। और ई से इपिलेप्सी, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अब नॉर्मल हो जाए हमारे ब्रेन को, एकदम अजीब अजीब सा मूवमेंट देखने को, एपिलेप्सी आप उसको बोलते हैं। सीजर और रिफ्लेप्सी में थोड़ा सा डिफरेंस आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़िएगा। डी से डायबिटिस मेलाइटस में भी कभी कभी क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में रहता है, ब्रेन को नहीं मिलता तो भी ये अनकॉन्शियस देखने को कंडीशन मिलती है। अब बोलिएगा दीदी हमको फर्स्ट एड बताइए, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी था। अनकॉन्शियस हो सकता है एग्जाम में आए, तो आपको ये सारी चीज़ों को लिख के ही फर्स्ट एड आपको लिखना होगा। तो फर्स्ट एड क्या आप देंगे, सबसे पहले चेक द पर्सन, वही सेफ्टी ये सब के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रख के और तब आपको चेक करना है एयरवे ब्लॉकेज, ब्रीदिंग, पल्स रेट और हार्ट बीट। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद इफ़ नो रिस्पॉन्स कॉल इमरजेंसी नंबर और बिगिन सीपीआर। सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले वाले वीडियो में बताई। सीपीआर हर समय नहीं देना है जब तक कि उसका सारा रिस्पॉन्स, जैसे पल्स ये सब और ब्रीदिंग ये सब की कंडीशन ख़राब है, तब आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है। इमरजेंसी नंबर पे आप किसी से कॉल करवा के सीपीआर स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताई, हर बेहोशी का कंडीशन, हर अनकॉन्शियस की कंडीशन में सीपीआर नहीं देना होता है। सीपीआर का भी कॉम्प्लिकेशन बहुत होता है। तो अगर पर्सन ब्रीदिंग कर रहा है अनकॉन्शियसनेस में तो आपको क्या करना है, बेसिक क्वेश्चन पूछिए उससे, उसकी मेंटल कंडीशन को असेस करने के लिए। इफ़ देयर सस्पेक्टेड अ स्पाइनल इंजरी, कई बार स्पाइन की उनकी इंजरी हो जाती है, तो नेक सपोर्टेड एंड इन्फॉर्म इमरजेंसी सर्विस। उनको नेक को सपोर्ट करके और इमरजेंसी सर्विस पे कॉल करना है, ताकि उनकी स्पाइनल इंजरी भी बहुत बड़ी बात है, उनको ट्रीटमेंट मिल सके। वहाँ पे आपको सीपीआर नहीं देनी है। अगर टेम्परेरी कॉन्शियसनेस होता है, जैसे कि आप
प्रेयर में देखे होंगे किसी को बहुत ज़्यादा हीट के वजह से गिर गया, तो उस टाइम पे हॉस्पिटल भी भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। फैंटिंग इज़ द मोस्टली हार्मलेस एंड डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट, इसमें उतना ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर कॉजेज जैसे कि डिहाइड्रेशन में हो जाता है, कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, या फिर लो ब्लड शुगर होने से अनकॉन्शियस हो रहा है, तो उनको चीनी पानी आप दीजिएगा, शुगर और वाटर तो वो ठीक हो सकता है। प्रेशर और हाइपर वेंटिलेशन, लो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपर वेंटिलेशन में भी अनकॉन्शियस देखने को मिलती है, तो उधर ट्रीटमेंट की नहीं है नीड। आप अच्छे से उनको हवा वाले जगह पे ले जाइए, उनको बेसिक बेसिक चीज़ों से वो ठीक हो सकते हैं। अब आपको कौन सी चीज़ें जो कि अनकॉन्शियस के टाइम पे अवॉइड करनी है, वही इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में बहुत गलत प्रैक्टिस हो रही है जिससे जाने जा रही है। तो सबसे पहले डोंट गिव देम लिक्विड, मेक देम सिट अप। उनको लिक्विड नहीं देना है और एकदम से उठा के नहीं बैठा देना है। लिक्विड अगर आप देते हैं तो वो अनकॉन्शियस है, एस्पिरेट हो सकता है, उसकी जान जा सकती है, और आपको एकदम से उठा के बैठा नहीं देना है। देखिए हम लोग अनकॉन्शियस में स्पाइनल इंजरी भी होती है, तो वो और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकता है। अवॉइड स्प्लेसिंग वाटर, स्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट अंडर द हेड। कभी भी आपको लोग क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं, वो भी नहीं करना है। उस टाइम भी और पर्सन अनकॉन्शियस हो सकता है एकदम से होश उनको आने पे। इसके बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्ट उनके हेड के अंदर नहीं रखना है। इसका मेन पर्पस यही है। क्या स्पाइनल इंजरी अनकॉन्शियस के पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो और कंडीशन ख़राब होगी। डोंट लिव अलोन, अकेले नहीं छोड़ना है अनकॉन्शियस पेशेंट को। जो वहाँ पे रेस्क्यू होंगे, जो देने वाले होंगे फर्स्ट एड, जब तक इमरजेंसी सर्विस ना आ जाए तब तक उनको अकेले नहीं छोड़ना है। ये बेसिक प्रिंसिपल है सीपीआर का, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट एड ये तो हमारा अनकॉन्शियसनेस का ख़त्म होता है। अब हमारा है फॉरेन बॉडी, इसी में चोकिंग ये सब आएगा जो इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए भी बहुत गलत चीज़ें जो सोसाइटी में है वो हम एटलीस्ट मेडिकल स्टूडेंट होते हुए तो वो चीज़ों को संभालना ही है। तो फॉरेन बॉडी अगर स्किन, आई, ईयर, नोज, थ्रोट, स्टमक, सबका एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर स्किन में फॉरेन बॉडी कोई हो, फॉरेन बॉडी मतलब कुछ और चीज़ें आ जाए, समथिंग दैट स्टक इनसाइड, आके अंदर फंस गया, तो क्या करना है। वैसे जब हम लोग वुंड पढ़े हैं वहाँ पे भी हमारा क्लियर हुआ था, लेकिन फिर से है तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या स्किन के अंदर जा सकता है, वुड, मेटालिक, जैसे कोई जो चाकू होता है उसको अंदर ये कर देते हैं। ग्लास हो गया, या फिर फिश हो, मछली का कांटा भी हमारे कभी कभी तो ईयरवे में जाके फंसता है, या फिर स्किन में अगर हुक जो है वो ये हो जाए तो क्या करना है। फर्स्ट एड क्या दोगे आप उस टाइम पे, यू कैन सेफ्टी रिमूव द स्मॉल ऑब्जेक्ट। अगर बहुत छोटा है, जैसे कि अगर किसी के स्किन में फिश का हुक गया तो उसको निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। वॉश योर हैंड एंड क्लीन द एरिया विद सॉप एंड वाटर। कोई ग्लास था, उस सारी चीज़ें था, तो उसको निकाल के और उसको आप सॉप एंड वाटर से क्लीन कर दीजिए ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। इफ़ ऑब्जेक्ट अंडर द सरफेस, अगर अंदर चल गया हो तो आपको क्या करना है, तो नॉर्मल सा था, तो आपको ट्वीजर और ग्रैब कुछ चीज़ों से पकड़ के, ट्वीजर तो बेसिकली हॉस्पिटल में मिलेगा, तो उस चीज़ों से खींचना है उसको ऑब्जेक्ट एंड रिमूव इट, इसको हटाना है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा ही अंदर गया था, बहुत ज़्यादा डीप चला गया हो, लाइक ये मतलब ये हमारा हैंड है, ये चाकू कोई अंदर कर दिया हो, तो क्या करना है। वुंड में हम लोग देख चुके थे, ऑब्जेक्ट डूइंग कुड फर्दर हार्म, कभी भी उसको इस तरह से हटाने की कोशिश नहीं करनी है। बेसिकली चाकू ये सब बहुत मारपीट में होता है तो वो नहीं हटाना है। बैंडेज ऑन फर्स्ट द पुट ऑफ गॉज ओवर द ऑब्जेक्ट और सीक मेडिकल हेल्प। पहले वाले वीडियो में भी बता दी थी, कुछ गोल गोल सा बना के आपको उस ऑब्जेक्ट के अगल बगल में रखना है कि वहाँ से ब्लीडिंग ना हो, लेकिन इसको फर्दर अगर आप जल्दी से निकालने की कोशिश कीजिएगा तो क्योंकि डीप है और इंजरी हो सकता है, वो डॉक्टर निकालेंगे, तो बस आपको इस तरह से आपको करके हॉस्पिटल भेज देना है। अगर फॉरेन बॉडी आई में हो तो क्या करना है, द फॉरेन बॉडी इन द आई में भी डस्ट हो सकता है, स्मॉल पार्टिकल हो सकता है, वुंड हो सकता है, स्टोन हो सकता है, या फिर कोयले का कोई धूल, ये सब, ग्लास और इंसेक्ट आ सकता है। अभी मैं घर गई थी होली में तो इंसेक्ट मेरे आई में इतना बर्निंग हुआ था, माय गॉड, ये सब चीज़ें होती रहती है। साइन सिम्टम्स क्या होता है कि पेन, बहुत पेन होता है सच में, रेडनेस एंड बर्निंग, आंसू बहुत ज़्यादा आएंगे, तो ये थी कंडीशन। क्या करना है उस टाइम पे वो हम लोग देखते हैं।
तो सबसे पहले मैं भी वही गलती की थी उस टाइम पे, अपने आई को रब करने लगी थी कि किसी तरह से वो निकल जाए। अगर मैं सच बताऊँ तो फंडामेंटल का सबसे इंटरेस्टिंग पढ़ने और पढ़ाने में हमको लगा तो फर्स्ट एड, क्योंकि मैं जो गलतियों की कर रही थी या फिर कैसे हमें लोगों को बचाना है, वो सारी चीज़ें इसमें मैं पढ़ी और आप लोगों को भी बता रही हूँ। सो उस टाइम पे मैंने आई रब किया था, लेकिन नहीं करना होता है। सो ब्लिंक रैपिडली, आप उनको बार बार झपकाइए। फ्यू मिनट हेल्प, जब आप कुछ देर झपकाइएगा तो फॉरेन बॉडी कभी कभी निकल जाता है। फॉरेन पार्टिकल जैसे कि अगर सैंड या फिर डर्ट चला गया हो और वो इरिटेट करता है बहुत ज़्यादा आई को, तो उस टाइम पे आपको प्लेंटी ऑफ वाटर जो है, या फिर हॉस्पिटल में सलाइन होते हैं तो उसको जो है वो आँख पे झपकाना है, मारना है, तो उस तरह से वो कंडीशन ठीक होती है। अगर कोई केमिकल चल गया हो आई में तो भी आपको जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा बहुत सारे वाटर में, जैसे टैब में आप ले लीजिए और उसी में आँख को डुबा के रखिए, रिलीफ मिलता है। इरिगेट मतलब उसमें डाल के रखिए, उनको साफ करने की कोशिश कीजिए। लार्ज नेक्स्ट आता है, अगर कोई लार्ज एम्बेडेड लाइक इसके आई में इस तरह से कोई पेन या फिर चाकू आँख में कई बार लोग जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, डू नॉट रिमूव ऑब्जेक्ट। उसे जैसे स्किन में देखे थे, रिमूव नहीं करना है। कोई आपके पास बड़ा सा कप होगा, इसमें डाल दीजिए और उस अगल बगल एरिया को जो है वो पैक कर दीजिए। डू नॉट रिमूव ऑब्जेक्ट, कप ओवर द इंजर्ड एरिया, कोई कप टाइप से ऐसे है तो उसके अंदर डाल दीजिए। एंड इट मे बी एडवाइजेबल टू कवर सेकेंड आई भी, ये आँख तो आप कवर कीजिएगा भी, सेकेंड आई को भी आपको कवर कर देना है, ताकि वो सेकेंड आई को मूवमेंट ना करे, जिसके कारण अब एक आँख को, हमारा नेचर ही है कि एक आँख को कीजिएगा दूसरा भी ब्लिंक होगा जिससे और इंजरी होगा, तो उस टाइम पे हमें वैसा ही छोड़ के दोनों आँखों को जो है वो कवर करना होता है। नेक्स्ट आता है, जैसे देखिए यहाँ पे आप कप डालें और इस तरह से आपको उनको बांध देना है, कोई कपड़े से दोनों आँखों को कवर कर देना है। अगर कोई फॉरेन बॉडी ईयर में आ जाए तो क्या करना है, जैसे कि चिल्ड्रन जो है वो ऑफन अ स्मॉल थिंग जो है अपने कान में डाल लेते हैं, ईयर में डाल लेते हैं। कोई इंसेक्ट कभी कभी इंटर कर जाता है ईयर में, तो क्या करना है, साइन सिम्टम्स इसका क्या होगा, पेन हो सकता है, या फिर ईयर का जो वो रास्ता है वो ब्लॉक हो सकता है, या फिर रिंगिंग होगा, रिंगिंग आवाज़ आएगा ईयर में से। उस टाइम पे आपको क्या फर्स्ट एड देना होगा, अगर कोई इंसेक्ट इंटर किया है तो ऑयल उनके कानों में, उनको ईयर में डालना होता है, जिससे इंसेक्ट फ्लॉट करेंगे, वो फ्लॉट करने लगते हैं। जैसे कि सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल आप डाल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल ना हो तो कुछ नहीं करना है, लेकिन विजिबल हो तो उनको ग्रास्प इजली ट्वीजर ये सबसे जेंटली उनको रिमूव कर देना है। यूजिंग ग्रेविटी, मतलब अपने हेड को जिस साइड, जिस कान में है उन इस तरह से अपने हेड को कीजिए ताकि ग्रेविटी के कारण भी ऑब्जेक्ट निकल जाए। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर क्योंकि कोई और ऑब्जेक्ट से आप निकालने की कोशिश कीजिएगा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो इंजर हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जिससे डिफनेस की कंडीशन आ सकती है। टेक द पेशेंट डॉक्टर, वो नहीं दिखा, नहीं निकल पाया तो डॉक्टर के पास ले जाइए, जो ENT डॉक्टर होते हैं वो आसानी से निकाल देते हैं। अब हमारा अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारे नोज में आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट एड, डोंट ट्राई टू inhale object forcefully, instead breathe through the mouth until object removed। अगर कोई भी चीज़ नाक में चली जाए, नोज में चली जाए तो फर्स्ट एड उस टाइम क्या करना है कि फोर्सफुली तो इनहेल करके हटाना नहीं है आपको, और हो सके तो उतना देर के लिए आप अपने माउथ से सांस लीजिए। और अगर एक ही नॉस्ट्रिल, डैट मीन्स कि ये जो नोज है उसका एक ही पार्ट अगर अफेक्टेड है, उसी में अगर फॉरेन बॉडी गया है तो क्लोज द अपोजिट नोस्ट्रिल, इसको आप क्लोज कीजिए, जैसे ये है इसको क्लोज करके, और इसको तब आपको रिमूव करना है। जेंटली प्रेशर एक नोस्ट्रिल पे दिए, बिलो जेंटली थ्रू द अफेक्टेड नोस्ट्रिल, नीचे की ओर करके ऑब्जेक्ट विजिबल, ट्राई टू ग्रास्प। अरे देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज़ नाक में जाता है तो एकदम से तो उसको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये नाक में गया है तो ये वाले नोस्ट्रिल को ये बंद करके और नीचे की ओर उनको उसको लाने की कोशिश करेंगे तो निकल सकता है, लेकिन डायरेक्टली आपको एकदम से नहीं प्रेशर अप्लाई करना है। इफ़ ऑब्जेक्ट विजिबल, ट्राई टू ग्रास्प ट्वीजर, अगर दिख रहा है तो ट्वीजर से हटाने की कोशिश कीजिए, लेकिन डोंट ट्राई टू रिमूव। अगर नहीं दिख रहा है तो जैसे ईयर में था उसी तरह से आपको निकालने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर होते हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं, अदर चीज़ें, साइनस ये सब। सो नहीं दिखा, आप नहीं निकाल पाए तो इमरजेंसी मेडिकल नियर बाय हॉस्पिटल में आप चले जाइए, वहाँ पे डॉक्टर अच्छे से निकाल देंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट अब आता है थ्रोट में अगर कोई ऑब्जेक्ट चला जाए, चोकिंग की कंडीशन हो जाए, तो ऐसे इसका मैं वीडियो दूंगी अवेयरनेस वीडियो टाइप से, तो आप वहाँ पे भी अच्छे समझिएगा, लेकिन यहाँ भी मैं समझा देती हूँ। अगर कोई चीज़ हमारे एयरवे में फंस जाए तो उसको चोकिंग बोलते हैं। क्या करना है हमें, लाइक आप बैठे हैं खाना पे, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, उनके एयरवे में कुछ फंस जाए और गले पकड़ के बैठ जाए, तो उस टाइम क्या कीजिएगा। चोकिंग ऑफ फूड और एनी फॉरेन बॉडी थ्रू मेडिकल इमरजेंसी नीड है, इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत है। 2 टाइप के चोकिंग आपको देखने को मिलेगा, एक माइल्ड होता है, एक सीवियर होता है। तो माइल्ड में इन्फेंट हो, एडल्ट हो, चाइल्ड हो, सबके लिए आपको एक ही चीज़ करना होगा। उस टाइम पे माइल्ड चोकिंग किसी को हो रहा हो तो वो उनको सांस आते रहेगी, कफ ये सब करेगा, तो समझना है कि माइल्ड चोकिंग है। थोड़ा थोड़ा उनकी एयरवे अभी ओपन है, इतना ही फंसा है। तो फर्स्ट एड आपको क्या करना है कि उनको ये नहीं करना है कि आप निकालने बैठ जाए, इमीडिएट हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि अगर आप निकालने की कोशिश कीजिएगा उनको तो और वो पूरा एयरवे ब्लॉकेज हो गई तो जान जा सकता है। नहीं उनकी कंडीशन ठीक रह रही है, माइल्ड है, तो तुरंत हॉस्पिटल ही आप भेज दीजिए माइल्ड की कंडीशन में, तो ही बंदा सेफ रह सकता है, नहीं तो ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन होती है। वो चाइल्ड हो, इन्फेंट हो, अगर माइल्ड आपको कैसे पता चलेगा, वो थोड़ा सांस लेगा, बोलेगा, कुछ खांसी करते रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका माइल्ड कंडीशन है। अगर सीवियर कंडीशन हो गई तो आप क्या कीजिएगा। सीवियर कंडीशन चाइल्ड एंड एडल्ट के लिए देखेंगे, जो बेसिकली 4 साल का ऊपर हो या फिर थोड़ा बच्चा हो, लेकिन अगर कोई इन्फेंट हो तो उनके लिए अलग कंडीशन होती है। तो एडल्ट ये सब के देखते हैं। सीवियर चोकिंग में तो सबसे पहले एयरवे ब्लॉकेज हो जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, बस गला पकड़ के बैठे रहेगा। फर्स्ट एड आप क्या दीजिएगा, एब्डोमिनल थर्स्ट या फिर इसी को हेलमेंस मैन एवर बोलते हैं, ये काम आपको करना है। ये क्या है, सबसे पहले लीन द पर्सन फॉरवर्ड, स्लाइडली स्टैंड बिहाइंड हिम और हर, आप उसको खड़े कीजिए इस तरह से। मे भी आपको पता नहीं दिख रहा है, मैं बस आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। उनको खड़े कर देना है, थोड़ा सा झुके हुए रहेंगे, आपको उनके पीछे रहना है। पीछे रहने के बाद मेक फिस्ट, एक हाथ से आप ऐसे फिस्ट बनाइए और उस फिस्ट को दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए इस तरह से, और उनके ये वाले एरिया पे रखना। आप पीछे से हैं, ये ब्रेस्ट बोन के नीचे और नेवल के ऊपर, यहाँ पे आप रखिए और प्रेशर लगाइए। प्रेशर ऐसा लगना चाहिए इस तरह से कि फॉरवर्ड अपवर्ड की ओर आए, आगे की ओर आए, और बहुत ज़ोर से आपको प्रेशर लगाना होता है, क्योंकि उस कंडीशन में आप ही जान बचा सकते हैं। मेक फिस्ट विथ वन हैंड से आप बनाएं। पुट योर आर्म अराउंड द पर्सन एंड ग्रास्प योर फिस्ट, फिस्ट को दूसरे हाथ से पकड़िए, और वो ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पे छाती के नीचे और ये नेवल के ऊपर, यहाँ पे आप रखिए और उनको दबाने के फॉरवर्ड अपवर्ड करने की कोशिश कीजिए। वैसे मैं जब वीडियो बनाऊंगी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, इसका वीडियो मैं ज़रूर दूंगी। चोकिंग बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो वहाँ पे आप अच्छे समझ जाइएगा। नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पे बोला कि जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ रिब केज, जो रिब केज के थोड़ा सा ऊपर और नेवल के जो अम्बिलिकल रीजन है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर। मेक द क्विक हार्ड मूवमेंट इनवर्ड अपवर्ड, नीचे की ओर करना है और ऊपर की ओर वो आए, इस तरह से आपको प्रेशर देना होगा। कंटिन्यू टिल द फॉरेन बॉडी आउट, तब तक आपको करना है जब तक कि फॉरेन बॉडी आउट ना हो जाए। लेकिन कई कंडीशन ऐसा होगा कि उस टाइम पे पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है, तब आपको इमीडिएट CPR स्टार्ट करना होगा और इमरजेंसी नंबर पे आप कॉल कीजिए और वो आके ले जाएगा। उस टाइम पे अगर बेहोश हो गिरा तो CPR आपको देना है। बहुत वर्सनेस कंडीशन है, क्योंकि कई बार देखा होंगे चोकिंग में जान जाती है, यही कंडीशन में जाती है। उस टाइम पे आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फेंट में सीवियर चोकिंग हो तो आप क्या कीजिएगा। सबसे पहले तो अनकॉन्शियस इन्फेंट शुड बी ट्रीटेड इन सिमिलर मैनर, मतलब कि अनकॉन्शियस हुआ लेकिन पूरी तरह से गिरा हो तो आपको भी नहीं देना है, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस उसको रहे, तभी आपको एब्डोमिनल थर्स्ट या फिर बच्चे के लिए जो हम लोग आगे देखेंगे इनके लिए ब्लो और थर्स्ट का जो मेथड है वो चीज़ें यूज़ करना होता है। तो सिमिलर ही चीज़ें होती है, लेकिन उनको एब्डोमिनल थर्स्ट नहीं देते हैं क्योंकि प्रेशर से वो उनको और इंजरी हो सकता है। तो उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, हालांकि एब्डोमिनल थर्स्ट कॉज अ इंजरी इसीलिए नहीं देंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ बैक ब्लो और चेस्ट थ्रस्ट देते हैं चिल्ड्रेन को। ये क्या होता है, फर्स्ट एड शुड स्ट्रैडल इन्फेंट ओवर एज और हार्म
विद अ हेड लोअर देन अ ट्रंक फेस डाउन सपोर्टिंग इन्फेंट फैमिली। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ये चाइल्ड है, इसको इन हो गया है अगर चोकिंग। आपको सीवियर चोकिंग कैसे ध्यान रखना है, बच्चा ना तो कोई भी आवाज़ नहीं निकलेगा, सांस नहीं ले पाएगा। आपको बच्चे को इस तरह से एक हाथ से पकड़ना है और यहाँ पे आपका जो है वो रहेगा। अगर सीवियर हुई तो इस तरह से आप पकड़िए एक हाथ से और इसको इस तरह से रखना है। इतना भी प्रेशर नहीं लगाना कि उनके गले पे भार पड़े। और ये आप उल्टा किए एक हाथ पे, आपका थाई, आपका ये जो हाथ है वो थाई पे के सपोर्ट पे होना चाहिए। और बच्चे को पैर थोड़ा ऊपर रखिए और ये इस तरह से होना चाहिए। और इस पे जो है वो बैक ब्लो 5 टाइम आपको मारना है इस तरह से। वो हो सकता है निकल जाए, अगर फिर भी नहीं निकला तो फिर से आपको इस हैंड पे बच्चे को रखना है और थोड़ा सा स्लाइटली लोअर ही रहेगा, पैर थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और अब आपको थ्रस्ट पे इस तरह से ऐसे करना है, तो ये हो सकता है निकल जाए। इस टाइम से आपको 5 टाइम करना है इस तरह सपोर्ट लेते हुए। नहीं निकले तो वो बच्चा पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाएगा। उस टाइम पे आपको CPR देना होगा और हो सकता है कि आप ऐसे करने से मोस्टली निकल जाता है। अगर वही चीज़ें नहीं ठीक हुई तो आपको CPR देना होगा या फिर हॉस्पिटल इमीडिएट आपको ले जाना होगा। तो ये था चोकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा। मतलब ये चीज़ें आसपास सराउंडिंग में देखने को मिलती है, उस टाइम क्या करना होता है हमें पता नहीं होता है। तो इस तरह से आप परफॉर्म किसी का जान बचा सकते हैं। फॉरेन बॉडी स्टमक, अगर फॉरेन बॉडी स्टमक में चल जाए तो क्या होता है। अब कई बार देखे होंगे कई बच्चे पैसे को खा जाते हैं। फॉरेन बॉडी में भी एक्सीडेंटली स्वैल्वेड बच्चे ज़्यादातर निगल जाते हैं किस चीज़ों को। तो सिम्टम्स क्या आता है, क्रैम्प्स हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल पेन होगा, नॉजिया होगा एंड वॉमिटिंग होगा। मैनेजमेंट आपको क्या करना है, सबसे पहले डॉक्टर के पास उनको ले जाना है अगर कंडीशन आपको पता चलता है तो। उस टाइम पे उतना कंडीशन ख़राब नहीं होता कि मतलब आप तुरंत से कोई अगर उनको ईयरवे में ही फंसा है तो आप चाहे तो उनको निकाल सकते हैं वो एब्डोमिनल थ्रस्ट देके। ईयरवे नहीं, यहाँ पे एसोफेगस आएगा, तो अगर वो ग्रेविटी का सपोर्ट लेता है तो उसे निकल जाएगा। फर्स्ट एड में बेसिकली वर्स कंडीशन, क्रोनिक कंडीशन होता है, डॉक्टर के पास नहीं ले जाना होता है। तो डॉक्टर टिपिकली इंडोस्कोपी करके, क्योंकि आप नहीं अंदर देख सकते, तो वो इंडोस्कोपी डिवाइस आता है जिसमें कैमरा रहता है, उसको अंदर मतलब इंसर्ट करके और डॉक्टर देखते हैं। रिमूव शार्प ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टमक बिकॉज दे कैन परफोरेशन। कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे चिल्ड्रन ले लिया तो उस टाइम पे आप फर्स्ट एड निकाल नहीं पाइएगा, डॉक्टर के पास नहीं ले जाइए, और वो भी इंडोस्कोपी से चेक करके निकालते हैं। अगर नहीं निकाले तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन ये सब हमारा ख़राब हो सकता है, स्टमक के जो लेयर हैं वो ख़राब हो सकते हैं। स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट जैसे कि क्वाइन अगर हो में पास थ्रू स्टूल आउट। कई बार घर में मैंने अपने एरिया में देखा था कि स्क्वाइन ये हो जाने पे उनकी मम्मा परेशान नहीं हुई थी, बोलती कि ये निकल जाएगा, तो वो निकल भी जाता है। लेकिन अगर वो नहीं निकला तो वर्स कंडीशन होता है तो डॉक्टर के पास बाद में जाना होता है। इफ़ नहीं निकला तो आपको एक्सरे करवाना है। अगर नहीं वो ऐसे डॉक्टर इंडोस्कोपी करते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि अपने स्टूल को चेक करते रहिएगा कि निकला कि नहीं, मतलब बाहर आ पाया कि नहीं, वो फील हो जाता है। तो अगर नहीं और ऐसे भी डॉक्टर के पास आप जाते तो एक्सरे वो करता है, एक्सरे के बाद अगर दिखा तो समटाइम रिमूव सर्जिकली। कई बार इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, इंडोस्कोपी से भी नहीं निकलता है तो सर्जरी करके निकालना पड़ता है, नहीं तो इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा होती है। फाइनली हम लोगों का ये फॉरेन बॉडी ख़त्म होता है। बर्न या फिर स्कॉल्ड देख लेते हैं क्या होता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बर्न आर डैमेज टू द बॉडी टिश्यू कॉज बाय द हीट टू मच, जैसे कि कई बार सन में भी रहने से स्किन बर्न हो जाती है, या फिर केमिकल या इलेक्ट्रिसिटी या आग लगने से बर्न हो सकता है। स्कर्ट्स भी झुलसना होता है, इसका मतलब जैसे कि वाटर गिरने के बाद जो लाल लाल पूरा हो देखे होंगे आप, तो वो एक तरह का स्कॉल्ड की कंडीशन है। सिम्टम्स दोनों के लिए आपको क्या दिखेगा, सुपरफिशियल अगर बर्न हुई है तो अफेक्ट आउटर लेयर ऑफ स्किन। सुपरफिशियल बर्न में आउटर लेयर अफेक्ट होता है, जिसमें मे बी ब्लिस्टर और रेड एंड पेनफुल कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लिस्टर बन जाएगी और रेड रहेगा, पेन भी होता है। सबको फील किया होगा, सुपरफिशियल बर्न तो सभी को हुआ ही होता है। Deep burn may be mottled and red and white. It may be painful and often blistered.
थोड़ा सा और डीप बर्न हो जाए तो इसमें भी जो है वो रेड और वाइट कभी कभी ये हो जाता है, और इसमें भी ये उससे भी ज़्यादा पेनफुल होता है, ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है फुल थिकनेस बर्न, अगर पूरी थिक जाके जिसमें नर्व ये सब की भी इंजरी हो जाती है। इट इज एज अ फैट, जैसे हमारे बॉडी के स्किन के बाद फैट है, उस फैट के अंदर तक जाके अगर बर्न हो जाए तो वो फुल थिकनेस बर्न में उसमें नर्व की भी इंजरी होती है, और वहाँ पे पेन ही फील नहीं होता है, कि क्योंकि नर्व की वजह से ही ब्रेन के पास ये पेन का इन्फॉर्मेशन जा रहा है। तो अगर डीप बर्न हो तो पेन फील नहीं होता है, उस कंडीशन में तो इमीडिएट हॉस्पिटल जाना होता है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट हम लोग देख लेते हैं कि करना क्या है। अभी तक इसमें भी बहुत गलतियाँ लोग करते हैं, आज वो गलतियों को हम लोग सुधारेंगे, इसके लिए भी मैं अवेयरनेस वीडियो टाइप्स डालूंगी। For minor burn, in case of unbroken skin, the burn site should be washed with cool water. हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, कभी नहीं टूथपेस्ट लगाना है। जैसे हम लोग ये बर्न वाला एरिया है, इस पर टूथपेस्ट लगाएंगे, ये तो खुद ही इंजर्ड हो चुका है, टूथपेस्ट लगाइएगा और बैक्टीरिया को आप बुला रहे हैं, ये स्वीट्स देख को आएगा तो और उसको ख़राब करेगा, तो नहीं उस टाइम पे लगाना होता है टूथपेस्ट। उस टाइम पे आपके सामने ही चीज़ें होती है, जो कूल वाटर है उसमें बस उसको 5 से 10 मिनट तक उस पर पानी को डालिए, आते रहेगा। इसके बाद आपको एटलीस्ट 5 मिनट तक जो है वो उस वाटर में, कोल्ड वाटर में रखना है, जिससे कि इन्फ्लामेशन ये सब रिड्यूस होता है। अप्लाइंग क्लीन कोल्ड वेट टॉवेल द बर्न साइड, वहाँ पे जब वो फफोले फूटे हुए नहीं रहेंगे तो वहाँ पे आप टॉवेल को भी वेट करके रख सकते हैं, जिससे उनको पेन से रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है विक्टिम शुड बी कीप्ड काम एंड रियोर्ड, उनको काम रखना है। आफ्टर वॉशिंग द बर्न साइड शुड कवर द स्टेराइल ड्राई बैंडेज एंड क्लीन ड्रेसिंग, वहाँ पे आप स्टेराइल मतलब बैंडेज भी लगा सकते हैं। नो फ्रिक्शन एंड प्रेशन शुड बी अप्लाई, कभी भी बर्न साइड पे फ्रिक्शन नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि वो फफोले फूटेंगे तो उनको और ज़्यादा पेन सीवियर हो सकती है। नेक्स्ट ओवर काउंटर ड्रग आप ले सकते हैं। ओवर काउंटर ड्रग क्या होता है, जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, बेसिकली एनाल्जेसिक मतलब पेन को रिलीफ देने के लिए आइबुप्रोफेन या फिर एसिटामिनोफेन आप दे सकते हैं जिनके साथ ये कंडीशन हुआ है, जिससे कि पेन और स्वेलिंग रिलीफ होगी। माइनर बर्न जैसे कि यूजुअली डू नॉट रिक्वायर मोर ट्रीटमेंट, अगर बहुत ही कम, जैसे आपको कभी खाना घर में हो गया होगा या फिर गैस से आप देखे होंगे, तो उस टाइम पे आपको उतना डॉक्टर के पास जाने की कंडीशन ज़रूरत नहीं रहती है, वो कंडीशन ठीक हो जाती है। फॉर मेजर बर्न अगर रहा तो ये बहुत ख़राब कंडीशन होती है। सबसे पहले जैसे कि आग लगी रहती है और उस टाइम पे जो जल जाते हैं लोग, या फिर इलेक्ट्रिक से जो जल जाते हैं, तो अपने आप को सेफ रखना है। इफ़ पर्सन फायर आस्क स्टॉप ड्रॉप रोल, ये बात को आप ध्यान रखें कि अगर घर में किसी आग लग गया हो, फिर गैस की वजह से आग लगा हो, तो उस टाइम पे आपको दौड़ के नहीं भागना होता है, फिर जिनके साथ हो उनको स्टॉप कीजिए। आप भाग कैसे सकते हैं, लेट जाइए और इस तरह से मतलब घुलटते हुए आप जा सकते हैं, और इसके बाद ब्लैकेट से उसे रैप कर दीजिए ताकि जो आग का फ्लेम हो वो एक्सटिंग्विश यानी बुझ सके। वाटर शुड बी पोर ऑन द विक्टिम, इसके बाद वाटर पोर कर सकते हैं विक्टिम के ऊपर जिनके साथ कंडीशन हुआ है। द विक्टिम ब्रीदिंग शुड बी मॉनिटर इफ स्टॉपेड ब्रीदिंग और एयरवे ब्लॉक्ड, इफ शुड ओपन कैरी आउट सीपीआर। उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई हो, आप सारा कंडीशन चेक करके, पल्स सब, ब्रीदिंग ये सब चेक करके वो बेहोश हो गया है, तो आपको इमीडिएट सीपीआर देना होगा। सीपीआर मैं पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीपीआर जब आप देते हैं तो तब तक आपको इमरजेंसी कॉल पे नंबर पे कॉल कर देना है और हॉस्पिटल उनको भेज देना है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइजनिंग या बाइट और स्टिंग हो तो क्या करना है। तो पॉइजनिंग का अगर देखें तो लार्ज नंबर में पॉइजन्स जो है, सबस्टांस जो है हमारे घर में या वर्क साइट पे पाया जाता है, जैसे कीटनाशक ये सब वहाँ भी होती है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो इंटॉक्सिकेशन हैपन होता है, चाहे तो वो इनहेल कोई गैस पॉइजनस हो उसको इनहेल करने से, या फिर इंजेस्ट यानी खा जाने से कोई पॉइजनस मटेरियल को। गाइडलाइन क्या है, जो फर्स्ट एड की तरह ही है कि क्या करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी देना है सेफ्टी फॉर रेस्क्यू, नोट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद गैसेस, अपने आप को सेफ रखना है। अगर गैस की वजह से पॉइजनस हुआ है तो ये नहीं कि आप जाके खुद भी वहाँ पे पॉइजनस हो जाओ। इन रिमोट एरिया, अगर सुनसान एरिया है वहाँ पे फर्दर डिले गिविंग डाइल्यूट मिल्क में भी अप्रोप्रिएट, जहाँ पे जैसे हॉस्पिटल दूर है तो वहाँ पे आप डाइल्यूट पतला दूध दे, उसमें पानी डाल के दूध दे सकते हैं। दूध क्या करता है कि वो मिल्क मतलब हमारे बॉडी
टिश्यू में पॉइजन को एब्जॉर्ब होने से बचाता है, तो ये दे सकते हैं आप। इसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल, ये एंटीडॉट है पॉइजन के लिए, वो आपको पॉइजनस सेंटर के पास आप कॉल कीजिएगा तो वो डायरेक्शन अगर देता है कि हाँ दीजिए, तो आपके पास है तो उसे आप दे सकते हैं। ट्रीट स्किन आई विथ अ लॉट और टैप ऑफ वाटर, इसके बाद अगर जैसे गैस ये सबसे हुई है, स्किन उनका अफेक्ट हुआ है, तो आप टैप मतलब वाटर से उन्हें आप क्लीन कर सकते हैं, जिससे इफेक्ट कम होगा। आँख में पानी डाल सकते हैं, जिससे इफेक्ट कम होगा। इसके बाद बेसिक गाइडलाइन के बाद आपको और क्या एक्शन ले सकते हैं आप। प्रीफर्ड एक्शन स्टॉर्म लिमिट फर्दर पॉइजनस स्टॉपिंग कंटिन्यू एक्सपोजर, अगर उनके हाथ में जैसे पॉइजन है तो छीनने की कोशिश कीजिए, या फिर किसी एरिया पे वो गैस पूरा फैल चुका है उस एरिया से हटाने की कोशिश कीजिए। इन केस इनहेलेशन, वही चीज़ है, विक्टिम रिमूव फ्रॉम द एरिया, उस एरिया से सबसे पहले जहाँ पे पॉइजनस गैस आया है वहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए। और माउथ टू माउथ, जैसे कि उनकी कंडीशन ख़राब हो गई है तो सीपीआर में माउथ टू माउथ रिसस्टेट मत कीजिएगा आप, नहीं तो फिर आपके अंदर भी वो टॉक्सिसिटी जा सकती है। इमीडिएट मेडिकल हेल्प के लिए आप जाइए, वहाँ पे जो भी करना होता है वो चीज़ें होती है। कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी है, पेशेंट को वॉमिट, ये सब नहीं करवाना है, एक गलत प्रैक्टिस है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बाइट एंड स्टिंग, हमारे सिलेबस का। स्नैक बाइट इंपॉर्टेंट है, इसका मैं वीडियो दे चुकी हूँ आपको, इसमें कैसे कैसे क्या होता है बहुत डिटेल में बताई हूँ, तो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट एड का स्नैक बाइट, इसमें क्या होता है, डू नॉट वाश स्क्वीज पंक्चर बाइट साइट एज ट्रेस ऑफ वेनम लेफ्ट बिहाइंड माइट एंड नीडेड मेडिकल पर्सनल आइडेंटिटी स्नैक। कई बार लोग क्या करते हैं, उस एरिया को काटते हैं, वहाँ से ब्लड निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप चाहे तो कभी कभी जब मेडिकल इमरजेंसी लेट है तो आप सॉप एंड वाटर से धो सकते हैं, नहीं तो उसी इमीडिएट बस हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कीजिए। उससे जो उसमें जहर होती है पहचानने में डॉक्टर को हेल्प मिलता है। ये आपको पंचर ये सब शक के सब करने की कोशिश नहीं करना है। अप्लाई प्रेशर, इमोबिलाइज बैंडेज, उस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि आपको स्प्लिंट के हेल्प से इमोबिलाइज करना है। कोई लकड़ी है उसे हाथ पे रख के रस्सी से बांधनी है, जैसे फ्रैक्चर टाइम में बांधते हैं। टॉर्सो मेक श्योर बैंडेज डज नॉट रिस्ट्रिक्ट ब्रीदिंग, कभी भी मतलब वो जो धड़ वाले एरिया होती है, जो जैसे कि ये पर्सन है इस तरह से है, तो अगर इधर कोई कंडीशन हुई है तो इस तरह से आपको बैंडेजिंग नहीं कर देना है कि उसकी ब्रीदिंग ही रुक जाए, तो ये चीज़ें। इसके बाद विक्टिम को शांत रखना है, क्योंकि कई बार बस सोच लेने से भी जहर हमारे बॉडी में आ जाता है। साइंटिफिक अप्रूवल है, ये उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताई हूँ। एक को फांसी मिलने वाला था और उनको बोला गया कि अब मैं सांप से आपको जान लेता हूँ, बस सुई चुभ होने से ही उनकी जान चली गई थी, उनके बॉडी ने पॉइजन प्रोड्यूस कर दिया था। तो उनको सबसे पहले शांत रखना है। कोई भी फूड या अल्कोहल देने की कोशिश आप मत कीजिए। डू नॉट अलाउ विक्टिम टू वॉक करेगा तो और सर्कुलेट होकर जहर फैल जाएगी। और अटेम्प्ट टू कैच किल स्नैक, ना तो आपको उस स्नैक को मारने की कोशिश करनी है। वो सारी चीज़ें डॉक्टर समझ जाते हैं, कौन सा हमको एंटी स्नैक वेनम ट्रीटमेंट देना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाएगी। और अच्छे से आप जानना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो आप जरूर एक बार देखिएगा। नेक्स्ट आता है एनिमल बाइट, जैसे कि उसकी वजह से जो रेबीज होता है डॉग ये सब के काटने से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लीन करना है। सबसे पहले उस एरिया को सॉप एंड वाटर से, अगर कोई एनिमल काटा है तो वो आप वॉश कर सकते हैं। इसके बाद डिसइंफेक्टेंट लोशन लगा सकते हैं, जिससे बैक्टीरिया और ग्रोथ ना करे। इसके बाद रेफर विक्टिम टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, आपको कोई और दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी है, तुरंत से हॉस्पिटल भेजना है। इसके बाद शुड टेक द विक्टिम हॉस्पिटल इन इनिशिएट एंटी रेबीज ट्रीटमेंट, वहाँ पे एंटी रेबीज ट्रीटमेंट लगवाना ज़रूरी होता है, नहीं तो रेबीज का अगर डिजीज कंडीशन हो गया तो फिर बहुत वर्स कंडीशन होती है। ये आप जैसे हॉस्पिटल ले जाइएगा, वहाँ पे डॉक्टर ये एंटी रेबीज इंजेक्ट कर देते हैं। लास्ट हमारा आता है बाइट में इंसेक्ट बाइट, कोई कीड़े काट दे तो क्या करना है। अफेक्टेड एरिया, यहाँ पे ये है, एरिया शुड बी रिंस्ड विद सॉप एंड वाटर। जो अफेक्टेड एरिया वहाँ पे आप सबसे पहले वाटर और सॉप से क्लीन कीजिएगा। इसके बाद कोल्ड पैक क्लॉथ फिल्ड विथ आई शुड बी अप्लाई, जिससे पेन और स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस होती है। नॉर्मली भी अगर इंसेक्ट बाइट कोई करता है घर में, तो आप देखे होंगे कि कुछ देर बाद उसका इफेक्ट चला जाता है। तो पेन से रिलीव करने के लिए आइस तब तक आप लगा सकते हैं। पेन किलर, पेन से रिड्यूस होने के लिए एसिटामिनोफेन सब ले सकते हैं।
स्वेलिंग ये सबसे रिलीफ पाने के लिए ट्रॉपिकल क्रीम शुड बी अप्लाई, जिससे मतलब स्किन पे उस जगह पे ट्रॉपिकल क्रीम लगा सकते हैं जिससे पेन और इचिंग खत्म हो सके। बहुत उस टाइम खुजली भी होती है तो ये सब अवॉइड होगा। अब स्टिंग जो हमारा था, जो कि मधुमक्खियाँ काट के अपना जो स्टिंग छोड़ देती है, तो उस टाइम पे क्या करना है, ये जब स्टिंग उनका रह जाता है इसके वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसके कारण स्वेलिंग भी उस एरिया में होता है। तो फर्स्ट एड क्या आपको देना है, फर्स्ट एडर शुड बी रिमूव स्टिंग, फोर्सेप एंड टिप ऑफ स्टेरॉइड। जो वो छोड़ेगा टुंडी अपना, उसको फोर्सेप किसी चीज़ से उसको निकालना है। अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको भी वो चीज़ें हो सकती है, उसको डायरेक्ट टच नहीं करना रहेगा। अप्लाई वीक अमोनिया बाइकार्बोनेट सोडा एंटी हिस्टामिन ऑइंटमेंट टू द अफेक्टेड एरिया, रिलीफ पेन। ये अगर ठीक नहीं हो रहा तो हॉस्पिटल ले जाएगा, फिर आपके पास ये ऑइंटमेंट है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो कुछ देर में कंडीशन ठीक होती है। अगर रिलीफ ना रहे तो हॉस्पिटल एक बार ज़रूर चले जाइए, जिससे वो डॉक्टर कुछ देते हैं जो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट बाइट या फिर इफेक्ट ऑफ हीट। तो फर्स्ट बाइट क्या है, फर्स्ट बाइट कब होता है, जब स्किन अंडरलाइन टिश्यू, ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा आप कोल्ड के एक्सपोजर में आ जाए, तब टेम्परेचर मतलब ये फर्स्ट बाइट की कंडीशन होती है। आप लोग अगर कुमकुम भाग देखे होंगे तो एक बार उनको तनु और आलिया जो थी वो प्रज्ञा को एक आइस वाले एरिया में जो है वो मतलब उसको छोड़ दी थी, और उसका फंक्शन था और उसकी कंडीशन इतना वर्स हो गई थी। आगे हम लोग सिम्टम्स देखेंगे, अगर आप देखे होंगे तो वो चीज़ को रिलेट कर पाइएगा, उसी को हम लोग फर्स्ट बाइट बोलते हैं। अब सिम्टम्स क्या होता है, कैसे आप समझ पाइएगा कि फर्स्ट बिटन उनको हुआ है, तो अफेक्टेड स्किन बिकम कोल्ड हो जाएगा, पेल हो जाएगा, नम देखने को मिलेगा। अफेक्टेड स्किन रन्स वाइट और ब्लू, अफेक्टेड मतलब वाइट या फिर ब्लू देखने को मिलेगी। अफेक्टेड स्किन टर्म्स ब्लैक या फिर गैंग्रीन की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच पाने की वजह से टिश्यू ब्लैकिश गैंग्रीन ये सब देखने को मिलता है। विक्टिम में भी ड्रॉसी, लेथार्जिक, उनको चक्कर आएगा, वो थका थका और अनकॉन्शियस भी हो सकता है। वो फील कर सकता है लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब जिस एरिया पे जब बहुत ज़्यादा कोल्ड आया उसको सेंस ही महसूस नहीं होगा, ब्लड सप्लाई ये सब रुक जाने की वजह से। तो ये चीज़ें बेसिकली कश्मीर से बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है, तो आर्मी लोग के साथ भी ये चीज़ें होती हैं। उस टाइम पे फर्स्ट एड क्या करना है, फर्स्ट एडर शुड रिड्यूस विक्टिम फर्दर एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एंड विंड। जो कोल्ड में है सबसे पहले उस जगह से हटाइए, इसके बाद उनको ब्लैंकेट में रैप कर सकते हैं जिससे उनको गर्मी मिले। कब ये शुड नोट रब अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया को आपको रब नहीं करना है, और कभी भी डायरेक्ट रेडिएंट हीट में जैसे आग के पास नहीं लेके जाना है, क्योंकि उस टाइम पे पैरालिसिस की कंडीशन हो सकती है। धीरे धीरे उनको हीट देने की कोशिश कीजिए ब्लैंकेट सबके हेल्प से। और इफेक्ट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या कंडीशन होता है, हम वाइटल साइन में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ टेम्परेचर वाला में। इसमें मैं बताई थी कि उनको क्रैम्प्स आते हैं या फिर उनको हीट स्ट्रोक ये सब हो सकते, तो उस टाइम पे आपको फर्स्ट एड क्या देना है, उस टाइम पे आप उनको ठंडे जगह पे ले जाइए, फ़ैन ऑन कीजिए, उनको ग्लूकोज पानी ये सब दे सकते हैं। ये नॉर्मल सा था, पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ तो टाइम वेस्ट होगा, आप नहीं देखे प्लीज़ देख लीजिएगा। लास्ट हमारा आ जाता है कम्युनिटी इमरजेंसी। कम्युनिटी में कोई इमरजेंसी हो जाए जहाँ पे आप रहते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे कि डिजास्टर हो गया, कोई अनवांटेड चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें हो गई, अकर ऑल द सडन डिस्टर्ब द ह्यूमन लाइफ, ये बाढ़ आ जाना या फिर भूकंप आ जाना तो सबकी लाइफ को तबाह कर देती है। एंड कॉज डिस्ट्रक्शन नोन एज कम्युनिटी इमरजेंसी, जो उस टाइम पे डिस्ट्रक्शन होती है, क्षतियाँ होती है, उसी को हम लोग कम्युनिटी इमरजेंसी बोलते हैं। उस टाइम पे इमीडिएट हेल्प गिवन विक्टिम डिजास्टर नोन एंड फर्स्ट एड, उस टाइम पे जो इमीडिएट हेल्प उनको मिलता है उसको हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। तो फर्स्ट एड ड्यूरिंग इमरजेंसी कैन सेव मेनी लाइफ, उस टाइम पे बहुत सारे लाइफ बचाया जाता है, जैसे बाढ़ की कंडीशन हो गया, फिर आग लग गई तो। फास्टर देन रेस्क्यू ऑपरेशन इनिशिएट गवर्नमेंट बॉडी, ऐसे तो ये चीज़ें गवर्नमेंट बॉडीज़ देती है, गवर्नमेंट के जो भी वहाँ पे काम करने वाले वो आते हैं, लेकिन जब वो इमीडिएट अनरीचेबल नहीं पहुंच जाए तो जिनको फर्स्ट एड की नॉलेज होती है वो डेथ जो इतना सारा हो रहा है फिर सफ़रर को कम कर सकता है। क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे कहीं पे अगर आग लग गया या फिर लाइन की गिर जाने से जो आग लग जाता है, तो पीपल वैकेटिंग द अफेक्टेड एरिया थ्रू द सेफेस्ट रूट। कहीं पे अब बहुत भीषण आग लग गई है तो उस एरिया से पहले तो सेफेस्ट रूट से निकलने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रिक से अगर हुई है तो टच करने की कोशिश मत कीजिए। इलेक्ट्रिकल मैन शुड बी पुट ऑफ शट डाउन द इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट को शट डाउन की कोशिश
कोशिश कीजिए कि वो जो मेन जहाँ पे है वहाँ से ही कट हो जाए, या कभी पकड़ने की कोशिश नहीं करना है जब तक वो करंट ना जाए। एक्सटिंग्यूशर शुड बी यूज प्रॉपरली। पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ एक्सटिंग्यूशर का जब यूज आया था तो सेफ्टी वाले में, तो वो आपको यूज करने आना चाहिए। इसके बाद कॉल सर्विस के पास आप कॉल कर सकते हैं, फायर वाले सर्विस के पास। यही नॉर्मल जब गाँव में आग लगती है तो होता भी, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट और क्या कम्युनिटी इमरजेंसी आ सकता है? अर्थक्वेक, भूकंप आना। तो सबसे पहले क्या करना है, बिल्डिंग को छोड़ देना होता है, नॉर्मल सब जानते हैं। हमें सबसे पहले लाइफ को बचाना है, ना कि कोई प्रायोरिटी देना है नॉन लिविंग चीज़ों के लिए। सारी चीज़ों को आप छोड़िए और सबसे पहले खुद को बचाइए। वहाँ पे कोई और एनिमल्स हैं उनको भी बचाने की आप कोशिश कीजिए, बिल्डिंग में नहीं रहना। नेक्स्ट, अगर बाढ़ आ जाए तो क्या करना है? पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर करंट। वाटर करंट से बचाना है, जैसे आजकल तो सभी जगह पे लाइन है तो उससे बचना है। और वाटर लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेफ एरिया में जाना है। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फर्स्ट एड के तौर पे। कम्युनिटी इमरजेंसी आ जाए तो पूरा हमारा फर्स्ट एड खत्म होता है। अब होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वैसे फर्स्ट एड को याद करने की पहले भी बताई कोई ज़रूरत नहीं है, बस अब एक बार नोट्स देखिएगा और जितने भी मैं वीडियो डालूंगी फर्स्ट एड से रिलेटेड वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब वो इमरजेंसी कंडीशन आपके सामने आए उस टाइम पे आपको फर्स्ट एड देना हो, या फिर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट एड की कोई क्वेश्चन आए, आपसे कभी भी कोई भी चीज़ें नहीं छूटेगी, क्योंकि आपने उसे रटा नहीं बल्कि आप समझ चुके हुए रहेंगे। अभी ये पूरा थ्योरी ख़त्म होता है, कुछ वीडियो में प्रोवाइड करूँगी जिससे क्या गलतियों से बचना है वो सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। तो नर्सिंग फाउंडेशन 1 हमारा फाइनली पूरा ख़त्म हो चुका है। अब किनको किनको नर्सिंग फाउंडेशन 2 का बहुत जल्द वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बहुत जल्द मैं स्टार्ट भी करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।